हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में आज हम साइंस से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, चाहे आपका बायो सेक्शन का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर न्यूमेरिकल सेक्शन का हो। सभी प्रकार का क्वेश्चन आज की इस मॉक टेस्ट में हम करने वाले हैं। तो इस टेस्ट को बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में आपने कितना नंबर स्कोर किया, आपका टोटल कितना नंबर आया, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा पिछला मॉक टेस्ट था जिसमें हमने मैथ्स पेडागोजी का देखा था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें पल्लवी जी है, प्रिया जी है, अंजलि जी है, अंजना जी है, महिमा जी है, परमानंद जी है, गोलू जी है, राकेश जी है, ललिता जी है, ईश्वर जी है, अनुप्रिया जी है, ममता जी है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में भी आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा हर एक ऑप्शन को, हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान से टेस्ट दीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है। देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, ऑस्मोसिस, अंतःक्षेपण, विसरण या फिर सक्रिय परिवहन। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके भी बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें आपको सभी प्रकार के साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किस प्रकार से करती है, किस माध्यम से करती है। तो देखिए दोस्तों, विसरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही अन्य पदार्थ के कण में फैल जाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी पदार्थ का कण रहेगा, मान लीजिए इस प्रकार का पत्ती है, तो ये जो विसरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इस पत्ती में अपने आप फैल जाएगा सभी तरफ, ठीक है। इन जो पत्तियों में जो छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा छिद्र रहता है, इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, विसरण। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, स्थल मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल, ठीक है। जो हमारा ओजोन परत होता है ये हमें समताप मंडल में देखने को मिलेगा। अब देखिए ओजोन परत के बारे में भी हम जान लेते हैं, इसका कुछ फैक्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका O3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका O3 और ये समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर तक की दूरी में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका 15 से 50 किलोमीटर तक की दूरी में पाया जाता है। अब देखिए ओजोन परत का काम क्या होता है दोस्तों, ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। पराबैंगनी किरण को, इसी को अल्ट्रा वायलेट रे बोला जाता है, इसको ये अवशोषित कर लेती है। और ये जो ओजोन परत का लगातार हानि हो रहा है, ओजोन परत में कई जगह आपने सुना होगा, कई जगह छिद्र देखने को भी मिला है, खास करके अंटार्कटिका के क्षेत्र में। तो देखिए ये किसके कारण से होता है दोस्तों, ये होता है आपका CFC के कारण, ठीक है, थोड़ा बफरिंग हो रहा होगा, ठीक है। ये है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब देखिए इसका मात्रक, ठीक है, इसको मापने का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हम ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं, तो हम ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से मापते हैं, ठीक है। हम ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन से मापते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड और ये 28 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने हमारा साइंस का महामैराथन, मैथ्स का महामैराथन को कंप्लीट रूप से देखा है तो आपसे ये सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अगर
अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उसको आप जा करके ज़रूर देखिए। तो चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं u, ठीक है। प्रारंभिक वेग हमें क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण, ठीक है, इसमें और क्या दिया दोस्तों, आपका त्वरण, जिसको बोला जाता है एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर क्या दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए साइंस का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखेंगे, उसके बाद देखिए गिवन डाटा के हिसाब से ही हम इसमें फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए u का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया, उसके बाद इसमें और क्या दिया दोस्तों, 2 सेकंड के पश्चात, मतलब हमें टाइम भी दिया है, t इज इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, ये हमें दिया 2 सेकेंड, ठीक है, हमें टाइम का वैल्यू दिया गया है 2 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल होगी, ठीक है, 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल होगी, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पूछा गया अंतिम वेग, ठीक है। u हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, b हो जाएगा आपका अंतिम वेग, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रारंभिक वेग हो गया, अंतिम वेग हो गया, आपका एक्सीलरेशन हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड साइंस में आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, तो याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था, देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, ये होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसका तीसरा नियम क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, यहाँ से आपको कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। यहाँ से देखिए आपका v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, u हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, a हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, t हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, s हो जाएगा आपका विस्थापन, जिसको बोला जाता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। मतलब सेकंड और थर्ड फार्मूला में एस करके दिया है, विस्थापन दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी विस्थापन नहीं दिया है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे प्रथम नियम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखिए v का मान हमें ज्ञात करना है, v का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है दोस्तों, u का वैल्यू है 20 प्लस a का मान क्या है दोस्तों, a का मान है 4 इंटू t का मान क्या है 2। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूने 8 और ये 20 और 8 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 28, क्योंकि ये क्या है आपका अंतिम वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इन फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है किलोग्राम, केजी या फिर केजी मीटर, और देखिए यहाँ पर मीटर सेकंड, सेकंड के पावर में है दोस्तों -1, ठीक है। इसको इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में केजी मीटर सेकंड, उसके बाद डी में क्या दिया है, केजी मीटर सेकंड के पावर में -2, ठीक है। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए दोस्तों आपका सीजी टेट में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सीजी टेट हो गया, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, थोड़ा अगर बफरिंग हो रहा होगा तो आप एक बार वीडियो को बंद करके फिर से चालू कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या चीज़ पूछा गया है, संवेग का एसआई मात्रक। तो देखिए एसआई मात्रक को जानने के लिए सबसे पहले हम संवेग को समझते हैं। संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग होता है आपका, देखिए इसको हम पी से डिनोट करते हैं। संवेग क्या होता है, ये होता है आपका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुणित वेग को ही संवेग, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और देखिए द्रव्यमान को किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको किया जाता है दोस्तों एम से, इंटू वेग, वेग को किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों भी से, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों एम का यूनिट क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपका वेग का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है आपका मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका किलोग्राम
किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रति सेकेंड है, सेकेंड जो है नीचे में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नीचे में है तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं और ये इसके पावर में जितना रहता है उसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम मीटर और सेकेंड, और ये इसके पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1। चूँकि इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक। तो ये हमारा आ गया किलोग्राम मीटर और ये सेकेंड के पावर में -1, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए दोस्तों, संवेग के हम कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। ये देखिए, संवेग आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग आपका एक सदिश राशि है, इसको भी आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपका सदिश राशि और अदिश राशि भी कई बार पूछा गया है। अब उसके बाद देखिए, इसका अगर मैं विमी सूत्र निकालूं, ठीक है, देखिए इसका अगर हम विमी सूत्र निकालें तो देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे, आपको विमी सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले इसका यूनिट को हम देखते हैं। देखिए क्या दिया दोस्तों, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मास। ठीक है, अब किलोग्राम का यूनिट कितना है दोस्तों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है, तो मास इसके पावर में क्या हो जाएगा, 1 इंटू मीटर। ठीक है, मीटर को हम, इसका यूनिट क्या हो जाता है दोस्तों, लेंथ। ठीक है, मीटर को हम किससे डिफाइन करते हैं, लेंथ से, तो इंटू एल। अब यहाँ पर देखिए मीटर भी एक है तो इसके पावर में भी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, सेकेंड, जिसका यूनिट होता है दोस्तों आपका टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड की जगह में टाइम। अब इसके पावर में क्या है दोस्तों, इसके पावर में आपका -1। अगर आपको इसका विमी सूत्र पूछा जाए तो आप इस प्रकार से विमी सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले यूनिट निकालना होगा। अगर आपको किसी भी राशि का विमी सूत्र अगर पूछ दिया जाए तो पहले आपको उसका यूनिट निकालना पड़ेगा, यूनिट के माध्यम से ही आप उसका विमी सूत्र निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका दोस्तों संवेग का पूरा डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है। ठीक है, देखिए देखने से तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा। देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है, 19.6 न्यूटन, 196 न्यूटन, या फिर 19 × 10⁵ डाइन, या फिर डी में क्या दिया दोस्तों, 1960 न्यूटन। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। और इन सभी का सभी मॉक टेस्ट का अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। तो फिर चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ दिया है इसको हम समझते हैं। देखिए क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, क्या दिया दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों आपका एम बराबर क्या दिया है, एम बराबर दिया दोस्तों 20 किलोग्राम। एम बराबर दिया है आपका 20 किलोग्राम। उसके बाद देखिए इसमें हमें क्या चीज़ पूछा है दोस्तों, यह वजन बराबर है। ठीक है, यह वजन बराबर है। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए आपको जनरली न्यूटन करके दिया है, तो ये न्यूटन किसका यूनिट होता है, ये होता है दोस्तों आपका भार। ठीक है, ये होता है आपका भार का या फिर वजन का। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों वेट W से, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। और W भार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका m × g। ठीक है, भार बराबर हो जाएगा आपका m × g। तो इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, हमें निकालना है दोस्तों W का मान। ठीक है, W बराबर हमें निकालना है, m का मान कितना दिया गया है, m का मान हमें दिया गया दोस्तों 20 × g का मान। देखिए g का मान क्या होता है, g का मान वैसे तो आपका 9.8 होता है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कई जगह में ये जी का मान जो है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जी का मान रखते हैं, देखिए अगर मैं रख देता हूँ 9.8 और इसको अगर मैं गुणा करता हूँ, ठीक है, आपका 98 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 196, और ये 0 का 0, एक संख्या बाद दशमलव है तो एक संख्या बाद दशमलव लग गया। तो ये W का मान कितना आ गया दोस्तों, W बराबर आ गया हमारा 196 और W भार का यूनिट क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो W बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 196 न्यूटन। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, साइंस का न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होता है, बस आपको डाटा को समझना होगा और आपको फॉर्मूला को याद रखना होगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब, ठीक है, प्रेशर, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है,
प्रत्येक दिशा में समान रहता है, या फिर पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, या फिर उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फिर। इसी प्रकार सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बेहतरीन क्लास पाने के लिए बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल के साथ। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब, ठीक है, मान लीजिए एक गिलास है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, अब इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो ये जो लिक्विड है ये भी आपका नीचे की ओर बल लगाएगा, ठीक है, ये जो है द्रव जो है नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा, वही क्या हो जाएगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी पात्र में द्रव को रखने पर, ठीक है, पात्र के तल पर, ठीक है, जो पात्र के जो तल हो जाएगा, यहाँ पर द्रव द्वारा लगाया जाने वाला दाब, ठीक है, द्रव द्वारा लगाया जाने वाला दाब या फिर प्रेशर इस द्रव के हाइट के, ठीक है, और इस द्रव की डेंसिटी के, और इस द्रव का एक्सीलरेशन के, ठीक है, देखिए इसका कुछ हाइट होगा, इसका कोई डेंसिटी होगा और इसका कोई एक्सीलरेशन होगा, ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, इन सभी पर निर्भर करेगा, ठीक है, इन सभी पर ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो है इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल को कुछ इस प्रकार से बढ़ा देते हैं तो ये जो द्रव भी है ये भी इसका क्षेत्रफल अपने आप बढ़ा लेगा, क्योंकि ये जो द्रव द्वारा लगाया गया दाब ये सभी दिशा में समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ये तो आपका करेगा, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, ठीक है, प्रत्येक दिशा में समान होगा, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता, तो यहाँ पर ये निर्भर नहीं करता, ये भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो देखिए सभी क्वेश्चन आपका बिल्कुल टेट लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है अवश्रव्य तरंगे का, पराध्वनि तरंगों का, सुनने योग्य तरंगों का, या फिर रेडियो तरंगों का। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या चीज़ पूछा है, सोनार, ठीक है। अब देखिए सोनार होता क्या है, ये आपका सोना चांदी वाला सोनार नहीं है, यह आपका पनडुब्बी हो गया या फिर जो समुद्री जो जहाज होता है, ठीक है, इनमें यूज होता है। ये जल के अंदर कोई भी सामान रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा, उसका पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का यूज किया जाता है। और इस सोनार में कौन सी तरंगों का यूज होता है, तो इसमें होता है दोस्तों आपका पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है, किसका होता है, पराश्रव्य तरंगों का। और इसी पराश्रव्य तरंग को और क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका पराध्वनि तरंग भी बोला जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आपको पराश्रव्य तरंग करके दे दिया रहेगा या तो आपको पराध्वनि तरंग करके दे दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये है आपका सोनार, सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए, सोनार को क्या बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। जो विद्युत हीटर है कभी ना कभी आपने भी देखा होगा, आपने भी घर में यूज किया होगा, उसमें जो कुंडली होती है, ठीक है, इस प्रकार से आपका हीटर रहता है, उसमें तार जो है इस प्रकार से कुंडली रहता है, ठीक है। इसमें ये जो कुंडली होता है ये किस धातु का बना होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है नाइक्रोम का, प्लेटिनम का, लोहा का और तांबा का। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम का, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, हीटर का काम क्या होता है, ठीक है। हीटर का काम क्या होता है दोस्तों, ये आपका विद्युत ऊर्जा को, हीटर क्या करता है, आपका विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ये करता है आपका हीट एनर्जी में, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में। किस में करता है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। ये होता है आपका हीटर का काम। अब देखिए इस हीटर में हम किसका यूज करते हैं, कौन सी धातु का यूज करते हैं, तो इसमें करते हैं हम दोस्तों नाइक्रोम का। अब देखिए नाइक्रोम का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध, ठीक है, नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है, ठीक है। इसका गलनांक और इसका प्रतिरोध दोनों उच्च होता है, इसलिए नाइक्रोम नामक धातु का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है
कि नाइक्रोम किसका किसका मिश्र धातु है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइक्रोम जो है किसका किसका मिश्र धातु दोस्तों, ये है आपका निकिल का। ठीक है, यह है आपका निकिल का और ये हो जाएगा आपका क्रोमियम का। तो निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है दोस्तों नाइक्रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन सभी पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, 9 ओम, 6 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। तो बताइए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा दोस्तों, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशनल मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया है। सबसे पहले 3 ओम और ये 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास एक 3 ओम का प्रतिरोध है और एक 6 ओम का प्रतिरोध है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाना चाहूँ तो हमारा किस प्रकार से बनेगा, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक परिपथ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। ठीक है, ये इधर हो गया दोस्तों 3 ओम का प्रतिरोध और ये इस साइड हो गया मान लीजिए 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से लगा हुआ है और ये नीचे में कुछ इलेक्ट्रिसिटी कोई भी बैटरी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका एक 3 ओम का प्रतिरोध, एक हो जाएगा दोस्तों आपका 6 ओम का प्रतिरोध और ये आपस में समानांतर क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समानांतर क्रम। इसी को अगर ये इस प्रकार से अगर जोड़ दिया जाता, ठीक है, इस प्रकार से अगर जोड़ दिया जाता तो ये कौन सा क्रम हो जाता है दोस्तों, इस प्रकार से अगर इसको मैं जोड़ दूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मान लीजिए आपका 3 ओम और ये हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, ये होता है आपका समानांतर क्रम। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार से इस प्रकार से आपको डायग्राम दे दिया रहता है और उसका प्रतिरोध आपको निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो देखिए उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसका फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों आपका समांतर क्रम। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका समांतर क्रम। इसमें हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है दोस्तों 1/r। ठीक है, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आपको जितना भी प्रतिरोध दिया रहेगा उतना बार हम इसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार श्रेणी क्रम में अगर पूछ दिया जाए, देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम का पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको श्रेणी क्रम का बताते जाता हूँ। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम का अगर पूछ दिया जाए श्रेणी क्रम का, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों आपका r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ठीक है, अगर इसमें 2-4 और प्रतिरोध जोड़ करके दे दिया जाता तो ये हमारा ये लगातार इस प्रकार से बढ़ते जाता है। अब इसमें देखिए क्या दिया दोस्तों आपका समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में अगर इसको मैं जोड़ दूँ, इसको मैं बना लेता हूँ साइड पे। देखिए समांतर क्रम में अगर मैं जोड़ूँ तो ये तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों 1/r इज इक्वल टू 1/r1। यहाँ पर देखिए 1/r1 का मान क्या है 3 प्लस 1/r2, r2 का मान क्या है दोस्तों 6। ठीक है, आप देखिए इन दोनों को मुझे जोड़ना है 1/3 और 1/6 को, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा धन 1। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और 1 3, 3/6, ये हो जाएगा आपका 3/6। और 3/6 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1/2। ठीक है, और ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है ये किसका मान है दोस्तों, ये है आपका 1/r का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई बच्चे यहीं पर यहीं पर गलत कर देते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1/2 दे दिया जाए तो कई सारे बच्चे 1/2 को ही आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये जो 1/2 है ये है आपका 1/r का वैल्यू। हमें चाहिए दोस्तों r का वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ r का वैल्यू चाहिए। तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं r को ऊपर ले जाऊं तो ये 2 भी हमारा ऊपर चले जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ओम। ठीक है, r बराबर हो जाएगा हमारा 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 2 ओम, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार से इसको बनाइएगा, आपका ये हो जाएगा समांतर क्रम का फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए आपको ऑप्शन में दिया है हवा, जल, शीशा या फिर हीरा। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ बोला है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब देखिए प्रकाश क्या है दोस्तों, आपका अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको चलने के लिए किसी प्रकार का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आता है आपका ध्वनि, एक आता है दोस्तों आपका ध्वनि। देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश जो है आपका ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, जिसको चलने के लिए किसी प्रकार का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका ध्वनि, जो होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ध्वनि होता है दोस्तों आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ध्वनि होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश सबसे तीव्र गति से कहाँ गमन करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों निर्वात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका निर्वात में। देखिए यहाँ पर आप डाटा भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डाटा भी पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकंड में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों निर्वात में। ठीक है, ये तो हो गया आपका निर्वात में। अब देखिए उसके बाद हमें और क्या दिया है यहाँ पर, देखिए जल। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया दोस्तों जल। तो जल में कितना होता है दोस्तों प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जल के बाद आपका एक और आता है दोस्तों शीशा। ठीक है, या फिर कांच, शीशा या फिर कांच। तो कांच में कितना होता है, तो कांच में हो जाएगा दोस्तों आपका 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कांच में। अब देखिए कांच के बाद एक और ऑप्शन दिया गया है आपको हीरा में। ठीक है, एक और ऑप्शन आपको दिया गया दोस्तों हीरा में। तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1.20 × 10⁸, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप, ये जो डाटा है इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपका शिक्षक भर्ती में और सीजी टेट में आपको ये डायरेक्ट डाटा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा हवा में। ठीक है, निर्वात के बाद आपका हवा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश तीव्र गति से गमन कर सकता है। इसी में अगर आपको ध्वनि का पूछ दिया जाए, ठीक है, इसी में अगर आपको ध्वनि का पूछ दिया जाए, तो हम ध्वनि का कैसे निकालेंगे। ध्वनि में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी आपका ठोस धातु में। ठीक है, उसके बाद जल में, उसके बाद हवा में, उसके बाद निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, वो आपका होता है दोस्तों 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या दिया है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर यूरेनियम। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समस्थानिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों आइसोटोप। ठीक है, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है दोस्तों, एक हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोटियम। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोटियम। अब देखिए उसके बाद दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ड्यूटीरियम, ये हो जाएगा आपका ड्यूटीरियम। अब उसके बाद तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है आपका ट्रिटियम। ठीक है, या फिर इसी को कई जगह आपने देखा होगा ट्राइटियम करके भी दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा आता है वैसे ट्राइटियम, हिंदी में ये लिखा आता है दोस्तों ट्रिटियम। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रिटियम। तो ये रहे दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला आपका रहेगा प्रोटियम, ड्यूटीरियम या फिर ट्राइटियम। और इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, इसका यूज होता है आपका रेडियोधर्मी पदार्थ में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेडियोधर्मी में इसका यूज होता है। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या होते हैं। ठीक है, सभी समस्थानिक को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुवांशिकता के जनक कौन है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंडल, रॉबर्ट हुक या फिर जेम्स वाटसन। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब देखिए ये कौन थे दोस्तों, इन्होंने ही आनुवांशिकता का विकास दिया। ठीक है, अब देखिए जो मेंडल थे, इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे में प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे में प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और मटर के पौधे में प्रयोग के दौरान इन्हें 7 जोड़ी गुणसूत्र प्राप्त हुए। ठीक है, मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र प्राप्त हुए, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, किसी वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं उसकी कुल। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, आपका रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, या फिर यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऊर्जा का संरक्षण या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कई सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर सामने आकर के पढ़ाइए। देखिए, पेन और पेपर में पढ़ाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी थोड़ा संसाधनों की कमी होने की वजह से पेन पेपर में ही पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद हमारे पास संसाधन पर्याप्त रूप से आ जाएंगे, जैसे आपका बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, उसके बाद भी हम भी ऑनलाइन क्लास लेना चालू करेंगे। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहेंगे। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों एसी, डीसी, या फिर एसी और डीसी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डीसी। ठीक है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो है किस प्रकार की होती है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी मतलब हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो बैटरी से प्राप्त जो है धारा वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, आपका डीसी करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब देखिए बैटरी में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसमें होता है केमिकल एनर्जी, इसमें होता है दोस्तों आपका केमिकल एनर्जी। ये रासायनिक ऊर्जा इसमें संग्रहित होता है। जो रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी का काम क्या है, देखिए बैटरी का काम है रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये होता है दोस्तों आपका बैटरी का काम। और इसमें जो विद्युत धारा होती है वे किस प्रकार की होती है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि नियासिन विटामिन है आपका B3, B2, B12 या फिर B4। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। देखिए अब आपका विटामिन के बिल्कुल अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। अब देखिए विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए विटामिन होता है दोस्तों आपका B1। ठीक है, वैसे तो विटामिन से रिलेटेड हमने काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, आप चाहो तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। अब देखिए विटामिन बी में एक आता है दोस्तों आपका B1। ठीक है, B1 को बोला जाता है थायमिन, B1 को बोला जाता है दोस्तों थायमिन। ठीक है, उसके बाद देखिए B1 के बाद आपका आता है दोस्तों B2। B1 के बाद आपका विटामिन आता है B2, जिसको बोला जाता है दोस्तों राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसको बोला जाएगा दोस्तों आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विटामिन B2। उसके बाद देखिए विटामिन B3। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है दोस्तों, नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन। ये हो जाएगा दोस्तों आपका नियासिन। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अब आपका जो विटामिन हो गया उसके बिल्कुल अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए विटामिन B3 के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, आपका विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12।
अब देखिए विटामिन B12 इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका साइनोकोबाल्मिन। इन सभी नाम को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। देखिए थोड़ा अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो आपका विटामिन B12 होता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, दोस्तों, कौन सी धातु पाया जाता है इसमें, तो इसमें पाया जाएगा आपका कोबाल्ट। इसको आप याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है दोस्तों आपका कोबाल्ट। ठीक है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया दोस्तों, नियासिन विटामिन। ठीक है, जो कि आपका B3 होता है। अब देखिए नियासिन के बारे में भी हम समझ लेते हैं। आपका विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आपका विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, ये होता है आपका पेलाग्रा रोग होता है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए विटामिन B3 किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका रहेगा आपका अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया और सबसे ज़्यादा मूंगफली हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप हमारा विटामिन वाला वीडियो को देख सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है 5%, बी में है 10%, सी में है 15% और डी में है दोस्तों आपका 20%। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, आप सभी से बनना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी 10%। ठीक है, एक पोषण स्तर से ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10%। याद रखिएगा इसी को 10% का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को 10% का नियम भी कहा जाता है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। कई बार ये 10% का नियम करके डायरेक्ट आपको पूछा गया है। 10% का नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित का होना, यही आपका 10% का नियम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्या दिया है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। तो फिर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। देखिए सबसे पहले आप साइंस के न्यूमेरिकल में आप गिवन डाटा को लिखिए। ठीक है, अगर आप एक बार डाटा को लिख लेते हैं उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, किस फार्मूला से ये प्रश्न बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम गिवन डाटा लिखते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, आपका 20 न्यूटन का एक बल। ठीक है, बल हो जाएगा आपका फोर्स, F इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, आपका 20 न्यूटन। बिल्कुल यूनिट के साथ लिखते जाइएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, और देखिए क्या दिया है दोस्तों इसमें, और एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। ठीक है, 2 मीटर जो है वस्तु को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु को विस्थापित कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये d बराबर कितना दिया है, देखिए 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, 2 मीटर विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये जो आपका बल हो गया या फिर ये विस्थापित कर रहा है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यूनिट को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, न्यूटन। ये हो जाता है आपका एफ का यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो किस्में दिया दोस्तों, आपका मीटर। ठीक है, तो मीटर आपका किस में हो जाता है, दूरी का। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और क्या चीज़ पूछा गया दोस्तों, और 20 जूल कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, 20 जूल कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 20 जूल कार्य, मतलब ये W कार्य को क्या बोला जाता है दोस्तों, वर्क। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं W से। तो यहाँ पर देखिए हमें F का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है और ये W का वैल्यू दिया है। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या है दोस्तों, इसमें हमें पूछा है दोस्तों कोण। ठीक है, इसमें हमें पूछा है कोण, मतलब ये थीटा, कोण को हम मान लेते हैं थीटा।
थीटा का मान हमें पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए एफ हो गया, डी हो गया, डब्ल्यू हो गया और थीटा हो गया, इनसे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था साइंस में, इन सभी से रिलेटेड आपका फार्मूला होता है दोस्तों आपका देखिए कार्य डब्ल्यू बराबर ये होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये हो जाता है दोस्तों आपका फार्मूला। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, ये होता है आपका वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए जो जो मान दिया गया है उसको हम नोट करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू का मान कितना दिया है, डब्ल्यू का मान दिया है हमें 20 जूल, ठीक है। यहाँ पर 20 बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों एफ का मान भी हमें क्या दिया है दोस्तों 20 इंटू डी का मान हमें क्या दिया है 2, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके क्या आ गया दोस्तों आपका 1 आ गया। मतलब यहाँ से अगर मैं ये कॉस थीटा का मान निकालूँ, कॉस थीटा का मान अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर देखिए 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, 2 का अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। मतलब इधर क्या बचा 1 और 2 इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों 1/2, कॉस थीटा का मान हमें मिल गया दोस्तों 1/2। और कॉस कितने अंश का मान होता है, कॉस कितने अंश का मान होता है 1/2 दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि कॉस 60 अंश का कॉस 60 अंश का मान हो जाता है दोस्तों 1/2। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 60 अंश, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए हमारा किस में दिया है 60 अंश, ये हमें दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए साइंस का न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान होता है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 18। इसी के साथ दोस्तों आपका जो मैथ्स का पेडागोजी का मॉक टेस्ट है, मैथ्स का जो न्यूमेरिकल का मॉक टेस्ट है, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से टेस्ट को दिलाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपका सीजी टेट में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी क्षमता हमें ज्ञात करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया दोस्तों आपका 0.3 डी का मतलब होता है दोस्तों आपका डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता को मापने का यूनिट क्या होता है दोस्तों आपका डायोप्टर। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 0.4 डायोप्टर, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों 0.2 डायोप्टर, डी में दिया है 0.5 डायोप्टर। तो बिल्कुल ध्यान से बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपका पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखते हैं। देखिए क्या दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को डिनोट किया जाता है दोस्तों एफ से, फोकस दूरी को डिनोट किया जाता है एफ से, और एफ का मान क्या दिया दोस्तों आपका 2.5 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें ज्ञात करना है दोस्तों क्षमता, ठीक है, क्षमता को मापा जाता है, क्षमता को लिखा जाता है दोस्तों P, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आपका F और P से रिलेटेड कौन सा फार्मूला हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्षमता, लेंस की क्षमता जिसको मापा जाता है दोस्तों जिसका मात्रक होता है P, ठीक है। तो P बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों फार्मूला हमारा 1/F, ठीक है। क्षमता बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 में फोकस दूरी, ये होता है आपका फॉर्मूला, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका P बराबर 1/F, तो मतलब 1/F, F का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2.5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1/2.5 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों 25/10, ठीक है। यहाँ पर दशमलव की जगह में एक संख्या है तो हमारा 1 0, ठीक है, 25/10। अब ये देखिए 10 ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10/25, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10/25। बिल्कुल बेसिक से समझते जाइएगा। अगर इसको देखिए अगर मैं कटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 5 6 25, ये हमारा आ गया दोस्तों 2/5, ठीक है। 2/5 को अगर मैं भाग करूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 0.4, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 0.4 डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डायोप्टर, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए किसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में 0.4 डायोप्टर, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है। देखिए क्या बोला, सर्वाधिक प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, किडनी, फेफड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायु प्रदूषण मानव के फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ा ही सबसे ज़्यादा खराब होता है। जो लोग स्मोक वगैरह करते हैं तो उसका फेफड़ा ही सबसे ज़्यादा खराब होता है, उसको खांसी आना चालू होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन आप सभी से बनना चाहिए। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है टिटेनस, दस्त, पीलिया या फिर पेचिस। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टिटेनस। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। आपका ये दस्त हो गया, पीलिया हो गया या फिर पेचिस हो गया, ये तीनों जो है दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित है। लेकिन आपका ये जो टिटेनस है ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ठीक है, टिटेनस, किसी को अगर टिटेनस हो जाए तो वो उसके तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। अब देखिए दोस्तों टिटेनस किससे होता है, ये होता है आपका जीवाणु से। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका जीवाणु से। अब देखिए टिटेनस में क्या होता है दोस्तों, अगर कहीं पर कोई कट गया, कोई घाव लग गया तो उसमें जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, कई सारे बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं जिसमें आपका टिटेनस का बैक्टीरिया होता है। इसीलिए आपने सुना होगा अगर कहीं पर लोहे वगैरह में चोट लग गया है तो उसको भी बोला जाता है कि आप जल्द से जल्द टिटेनस का इंजेक्शन लगाइए। ठीक है, तो ये टिटेनस आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद ये आपका दस्त हो गया, पीलिया हो गया या फिर पेचिस हो गया, ये आपका पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे दोस्तों हमारा साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन। तो आज के इस टेस्ट में आपका टोटल कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद आपको और कोई सा भी डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों देखिए आपका सीजी टेट के लिए साइंस का और मैथ्स का हमने महामैराथन क्लास कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उस महामैराथन क्लास को जा करके जरूर देखिए क्योंकि आपका सीजी टेट में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों आप दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।